नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 13 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएई ने तुर्की के साथ एक अहम समझौता किया है। अब ये समझौता कोई अपने फायदे के लिए नहीं किया है। ईरान का ऐसा डर यूएई के अंदर बैठ गया है कि यह समझौता करने पे मजबूर है यूएई। अब ये समझौता कौन सा है, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही ईरान ने एक कमर्शियल जहाज पे हमला किया और इस जहाज में 11 भारतीय सवार थे। अब इन 11 भारतीयों के सवार होने के बाद कितना बड़ा हादसा भारतीयों के साथ हुआ है और इसमें क्या गलती ईरान की है, क्या गलती अमेरिका की है, क्या गलती भारत सरकार की है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका ने जो हमला किया था इससे ईरान को कितना नुकसान हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है, और साथ ही अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस समय अमेरिका द्वारा कैसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है और कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी खबर है और इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि इस समय लेबनान और गजा की क्या सूरत हाल है, इजराइल लेबनान और गजा के साथ क्या कुछ कर रहा है, इस वीडियो में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। यानी यकीन मानिए, आज जितनी भी खबरें बताऊंगा वो तमाम बड़ी खबरें आपके लिए बिल्कुल अहम होंगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगी। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि यूएई ने तुर्की के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। दरअसल यूएई तुर्की के साथ S-400 खरीदना चाहता है। अब ये जो समझौता होना है, ऐसा नहीं है कि तुर्की अगर बेचना चाहेगा तो यूएई को S-400 मिल जाएगा। यूएई को खरीदने के लिए बाकायदा रशिया को भी मनाना पड़ेगा, इसके अलावा तुर्की को भी मनाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी मनाना पड़ेगा। चूंकि ये जो समझौता है सामने से देखा जाए तो त्रिपक्षीय समझौता है, लेकिन इसमें 4 पक्ष मौजूद हैं। और चारों पक्ष क्यों मौजूद हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। दरअसल तुर्की ने अमेरिका से कहा था कि आप हमें अपना F-35 फाइटर जेट दे दें। इस पे अमेरिका ने तुर्की से कहा था कि अगर आपको हमारा F-35 फाइटर जेट चाहिए तो आपको रशियन मेड हथियारों से दूरी बनानी पड़ेगी। अब ये बात जब तुर्की ने सुनी तब उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपना S-400 किसी को बेच दूं। इसके बाद जब मेरे पास रशिया का कोई हथियार नहीं होगा तो अमेरिका मुझे F-35 फाइटर जेट दे देगा। लेकिन पाकिस्तान के मामले में दोस्तों दिक्कत ये थी कि अगर तुर्की को अपना S-400 किसी को बेचना है तो रशिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जहां पाकिस्तान का मामला आ गया, फौरन भारत नाराज हो गया और भारत ने तुर्की से कहा और खासकर रशिया से कहा कि आप अपना S-400 पाकिस्तान को नहीं देंगे। इसके बाद क्या हुआ कि तुर्की से रशिया ने साफ तौर पे कहा कि आप अपना S-400 पाकिस्तान को नहीं दे सकते, बाकी आप जिसे देना चाहे दे सकते हैं। इसके बाद इस समय मौके की नजाकत देखते हुए, चूंकि ईरान ने इतना मारा यूएई को, यूएई फौरन पहुंच गया है तुर्की के पास, बातचीत तुर्की से भी कर रहा है, इधर अमेरिका से भी कह रहा है कि आप तुर्की को कन्विंस करो कि हमें S-400 मिल जाए। इसके अलावा रशिया से भी बातचीत कर रहा है कि देखिए ईरान जो है आपका एलाई है, लेकिन हमें डिफेंस के लिए कुछ तो चाहिए। अब अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो ऐसे हाल में यूएई को S-400 मिल जाएगा ताकि थोड़ी बहुत मिसाइलों से बचत हो सके। यानी ईरान का दोस्तों इतना खौफ है कि बाकायदा अब S-400 यानी रशियन मेड हथियार की तरफ यूएई जा रहा है, और ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। आमतौर पे पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कब्जा था। अमेरिका ही अपने थार्ड डिफेंस सिस्टम, अमेरिका अपने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, तमाम अलग अलग तरह के डिफेंस सिस्टम अमेरिका बेचा करता था। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई OIC का सदस्य, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, उनका जो सदस्य है वो रशियन मेड हथियार की तरफ जा रहा। देखने में ये चीज़ आपको छोटी लग सकती है, लेकिन इससे एक बात कंफर्म हो गई कि अब गल्फ कंट्रीज के अंदर अमेरिका का भरोसा नहीं रहा, और यही वजह है कि ये भाग के जा रहे रशिया के हथियार के पास। खैर, इधर अब इनको हथियार मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, और इस प्रोपेगेंडा को मैं एक बार और एक्सपोज कर चुका हूं और एक बात और कर रहा हूं। दरअसल खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हमारी न्यूज एजेंसी में भी ये खबर चल रही है, भारतीय मीडिया में भी, इसके अलावा पूरी दुनिया के अलग अलग मीडिया में ये खबर चल रही है कि भाई साहब IRGC जो है, जिसको खामनेई बना चुके हैं, जो खामनेई को रिप्रेजेंट करता है वो, और जो इस समय ईरान की सरकार है वो, इन दोनों के बीच सरफुटौल हो गई है। क्यों? ईरान की सरकार का कहना है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को बैन न किया जाए, बंद न किया जाए, और अभी हम बातचीत और कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं।
इधर IRGC का कहना यह है कि नहीं, हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद करेंगे, अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो पलट के हम वार करेंगे और जो भी जंग वंग होगी हम झेल लेंगे। इसी बात को लेके ईरान की सरकार और ईरान की आर्मी यानी IRGC के बीच थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट जैसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तो एक ने 2 बात बोली, तीसरे ने 4 बात बोली, पांचवें ने 10 बात बोली और ऐसे ऐसे इतने र्यूमर फैला दिए गए कि भैया IRGC और मौजूदा सरकार के बीच एकदम तल्खियात हैं। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और एक दूसरे को उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। मतलब ऐसी खबरें चलने लगी। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहली बड़ी बात यह है कि IRGC जो है वो खामनेई को रिप्रेजेंट करती है और खामनेई साहब को शहीद किया किसने? अमेरिका ने। तो IRGC कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्म है। लेकिन इधर पजेस्कियान और अब्बास अराची की मजबूरी ये है कि वो नेता है, वो लीडर स्तर पे बात करेंगे। चूंकि कल को कोई भी मसला होगा तो लोग नेता से सवाल पूछेंगे, ना कि IRGC से। ऐसे हाल में ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से भी बातचीत होती रहे, बाकी जो भी एक्शन का रिएक्शन होगा वो हम करते रहेंगे। इसी चीज़ में थोड़ा सा मामला उलझा पड़ा है। लेकिन इस चीज़ को अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे समझे कि महात्मा गांधी जी जो थे वो शांति की बात करते थे। इधर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस साहब जो थे वो क्रांति की बात करते थे, वो लड़के झगड़ के लेने में विश्वास करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे से सरफुटअव्वल कर चुके थे। भाई हर जगह पे एक नरम दल होता है, एक गरम दल होता है। एक चाहता है कि पोलाइटली बात हो जाए, प्यार से मान मनोवल हो जाए। एक चाहता है कि अरे मारो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। लेकिन अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर इस प्रोपेगेंडा को, ऐसे नैरेटिव को फैलाने के लिए खर्च किया है कि ईरान की इमेज को धूमिल किया जाए और ईरान को कमजोर देश दिखा दिया जाए। खैर, इधर एक खबर आपकी स्क्रीन पे और फ्लैश हो रही है। इस खबर में आप देख सकते हैं कि ईरान ने एक कमर्शियल जहाज पे हमला किया और इस जहाज में 11 भारतीय सवार थे, जिसमें से 10 को रेस्क्यू किया जा चुका है। और जो भारत की सरकार है मौजूदा समय में ओमान की सरकार से कांटेक्ट बनाए हुए है और आने वाले टाइम में आपको शायद जो एक हमारा जवान लापता है उसको भी रेस्क्यू किया जा सकता है। खैर, इसको लेके जब न्यूज एजेंसियों ने खबर प्रकाशित की तो मैं खाली बैठा था, मेरे दिमाग में आया कि भाई चलो कमेंट पढ़ते हैं। कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई साहब भारत के जो लोग थे, खासकर मुसलमानों को टारगेट किया और कहा कि भारत के जो मुसलमान थे और हम जैसे यूट्यूबरों को टारगेट किया कि इनके जैसे लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को अपोज करते हैं, इजराइल को अपोज करते हैं। आज देखो भारत की भेजे गए चंदे के पैसे से ईरान जो है वो मार रहा है भारतीयों को। अब मैं आपको ये सवाल जो उठा है इसका वाजिब और पढ़े लिखे तरीके से जवाब दूंगा। क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे, गाली गलौज करेंगे, दैट्स नॉट माई वे। सही बात यह है कि आज फिर अमेरिका ने एक बयान दिया। अमेरिका ने फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी तरीके से खुला हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जहाज बड़े आराम से पार हो सकते हैं। यह बयान अमेरिका का है। अब सुनिए, ईरान का कहना यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हमारे कंट्रोल में है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को हमने बंद कर दिया है। अब अमेरिका कैसे झूठ बोल रहा है आप सोचिए। इधर जब ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है तो अमेरिका क्यों झूठा नैरेटिव पूरी दुनिया में सेट कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुला है। अब ऐसे नैरेटिव दोस्तों जब सेट होंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा कि कोई जहाज पार होने की कोशिश करेगा। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस जहाज पे हमला हुआ वो जहाज भारत का झंडा नहीं लगाया हुआ था, उस पर झंडा लगा था साइप्रस का। अब उस जहाज में कोई भारतीय नाविक सवार है, इसके बारे में ईरान को जानकारी तो है नहीं। उसने जब बात बोली कि भाई साहब उधर से मत जाओ, वहां जाओगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा, मेरी जमीन है, मैं बताऊंगा तुम यहां से जाओ, उस जहाज ने खुद बदसलूकी की, बात नहीं सुनी। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, ईरान ने हमला किया वो तो सबको दिख रहा है। 10 से 11 लोग उसमें लापता हुए भारतीय जिनको रेस्क्यू किया गया। अगर ईरान को किसी पार्टिकुलर इंसान को नुकसान पहुंचाना होता तो ईरान की जो स्पीड बोट है आसपास मौजूद रहती हैं, किसी भी इंसान को पकड़ के कैप्चर करके लेके जा सकता था। ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान ने जहाज के उस पार्ट पे हमला किया जहां कोई इंसान नहीं रहता, ताकि जहाज डूब जाए, इंसान बच जाए। लेकिन इस खबर को ऐसा घुमा के रिप्रेजेंट पूरी दुनिया में किया जा रहा है कि जानबूझ के ईरान बनाम इंडिया दिखाया जा सके, ईरान बनाम इंडिया दिखाया जा सके। जानबूझ के ऐसा नैरेटिव है तो कोई आपके सामने इससे पहले यह बात बोले, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दुनिया को पता चले कि ईरान असल में दुश्मन किसका है और कहां किसको दुश्मनी के तौर पे इंप्लांट किया जा रहा। खैर, इधर अगली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही OIC के हवाले से। OIC ने कंडेम्ड किया है ईरान के हमले को और कहा है कि यह पूरी तरीके से अनएथिकल था। ईरान ने जो भी जॉर्डन को मारा, कतर को मारा, बहरीन को मारा, यह सब अनएथिकल था।
हालांकि कितना मारा भी आपको बता रहा हूं, लेकिन ओआईसी की आप करतूत देखिए। ओआईसी का कहना है कि जो भी हमले हुए भाई साहब ये सब अनएथिकल थे। मतलब ईरान के आसपास अपनी अपनी जमीनों को देके इन देशों ने जब हमला करवाया ईरान पे, तब सब लीगल, लॉफुल और एथिकल था। लेकिन जब ईरान ने पलट के इनको ठोक दिया तो सब चीजें अनएथिकल हो गई। खैर, अब सुनिए, ईरान के हवाले से दो बड़ी क्लेम निकल के सामने आ रही हैं। ईरान में दोस्तों बंदर अब्बास के पास ब्लास्ट हुआ, साथ ही जो खर्ग आइलैंड है वहां पे ब्लास्ट हुआ, और इन दोनों जगहों पे ब्लास्ट जब हुआ और इन दोनों जगहों को जब अमेरिका ने टारगेट किया तो ऐसे हाल में सबको लगा कि ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ईरान ने आज इनकी कलई फिर खोद दी। ईरान के डिफेंस के बारे में अक्सर ये कमेंट आता है कि ईरान का डिफेंस कंप्लीटली फेल है, लेकिन स्क्रीन पे आप तस्वीर देखिए। यह तस्वीर ईरान द्वारा गिराए गए क्रूज मिसाइल के मलबे की है। बाकायदा इस मिसाइल को हवा में ही गिरा दिया और इससे ईरान को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा। सेकंड चीज ये, ईरान में अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं। 350 से ज्यादा अटैक पिछले एक हफ्ते में अमेरिका ने किए हैं, 350 से ज्यादा अटैक। लेकिन इन 350 अटैक में टोटल 17 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से IRGC के सैनिक भी थे और 78 के करीब घायल हुए हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, उसमें भी जो डैमेज हुआ है, एक रेलवे का नेटवर्क डैमेज हुआ है, इसके अलावा कहीं भी डैमेज की कोई खबर नहीं है। लेकिन इधर अगर आप देखें, ईरान ने खुद क्लेम किया है कि जॉर्डन के अंदर MQ-9 रीपर का एक पूरा वेयर हाउस रखा था। जी हाँ, MQ-9 रीपर ड्रोन का एक पूरा वेयर हाउस रखा था और जॉर्डन के अंदर तबाह किया है। ये क्लेम ईरान का है। इसके अलावा दोस्तों जॉर्डन की ही सैटेलाइट इमेज आप देखिए, ये एयरक्राफ्ट हैंगर था जिसमें 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात थे और इनको भी ईरान ने ठोक के जला दिया। यह भी सैटेलाइट इमेज के माध्यम से खुलासा हो रहा है, कहीं से इधर उधर से कोई बात नहीं बता रहा हूं, सामने देखें आप। इसी दौरान दोस्तों ईरान की आर्मी के जो स्पीकर हैं रजाई साहब ने साफ तौर पे कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को हमने अपनी ताकत के दम पे हासिल किया है और स्टेट ऑफ हार्मोज को हम नहीं खोलेंगे। मतलब हमने अपनी ताकत के दम पे हासिल किया है कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे में इतना गूदा है कि हम कब्जा कर चुके हैं। तुम्हें यह लगता है कि हमारा नहीं है ये स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है, हमने अपनी ताकत के दम पे कब्जा कर लिया, तुम्हारे में ताकत हो तो तुम आके इसको छुड़ा लो। साफ तौर पे ये बात रजाई साहब ने कहा है, जो कि आर्मी के स्पीकर है। खैर, इसी दौरान ऐसा नहीं कि ईरान को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा। ईरान के बिजली घर से डैमेज की खबर निकल के सामने आ रही। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ईरान का जो बिजली घर था उसमें इतना तो नुकसान हुआ है कि 4200 मेगावाट बिजली कम प्रोड्यूस हो रही है। मतलब जानबूझ के ईरान के उन साइटों को नुकसान पहुंचाया है अमेरिका ने जिससे आम आवाम परेशान हो, जैसे बिजली घर हो गया, जैसे रेलवे नेटवर्क हो गया, जैसे ब्रिजेस हो गए, ताकि ईरान की आवाम थोड़ा सा परेशान हो और सरकार को प्रेशराइज करे कि भैया जंग रोक दो, हमें बहुत दिक्कत हो रही। अब इस गुलाबी सुअर को कौन समझाए कि जो देश पिछले 60 सालों से सेंसस में पड़ा है, जिसके पास बहुत तेल है लेकिन वो खुल के बेच नहीं पा रहा, जिसके $1 के मुकाबले उसकी करेंसी की वैल्यू 14 लाख रियाल तक पहुंच जाए, उसके बाद भी वो आवाम चू न करे, अपने खामनेई की शहादत में जो आवाम सारे काम को छोड़ के 4 करोड़ की भीड़ में, चूंकि 40 मिलियन का क्लेम था, 2 करोड़ तो लोग बताते हैं, 40 मिलियन का क्लेम था, यानी 4 करोड़ और 4 भी मत मानिए, आप 1 करोड़ अगर मान लें, 1 करोड़ लोग अगर पहुंच रहे हैं तो उस कौम को आप सोच रहे हो कि वो बिजली कम मिलने पे परेशान होगा? बिजली मिलने पे परेशान होगा? सोचिए जरा, बुद्धि लगाइए। खैर, इसी दौरान दोस्तों ओमान ने ईरान के एम्बेसडर को समन भेजा है और पूछा है कि भैया हमारे ऊपर हमला क्यों किया। हालांकि कल ऑलरेडी बता दिया कि ओमान के साथ ईरान दोस्ती करने की पूरी कोशिश कर रहा है, बार बार कन्विंस कर रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज में तुम भी पैसे कमाओ, हम भी पैसे कमाएं। लेकिन ओमान अमेरिका के साइड जाके अमेरिकन जहाजों में तेल भरवा रहा था हमला करने के लिए। ये चीज जब पता चली ईरान को, तब ईरान ने ठोक दिया। तो उसी बात का मलाल करके ओमान ने समन भेज दिया और कहा कि जवाब दो। जवाब मेरे जैसा अदना सा यूट्यूबर दे रहा तो एम्बेसडर के जवाब की तो बात ही आप हटा दें। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं, इधर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेबनान पे फिर से आर्टिलरी सेलिंग की है इजराइल ने, और इसके साथ साथ गाजा पे भी एयर स्ट्राइक की खबरें आई हैं, जिसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इजराइल ने गाजा के ऊपर भी बमबारी की। अब गाजा से कौन सा इमर्जिंग थ्रेट इजराइल के लिए आ रहा था वो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि इजराइल एक मौके की तलाश में है। अक्टूबर 27 में इनके यहाँ चुनाव है, 1 साल बाद, और उस चुनाव को जीतना है तो कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आवाम थोड़ी सी मगन रहे, थोड़ी सी खुश रहे। खैर, इधर रशिया ने भी यूक्रेन को जबरदस्त तरीके से ठोका है। यूक्रेन में जगह लगती है उड़ीसा, और यहाँ पे एक बंदरगाह है, जिस बंदरगाह की मदद से यूक्रेन अपने हथियारों को बॉर्डर पे लेके जाके रशिया के ऊपर फायर करता था। लेकिन इस नेटवर्क के बारे में रशिया को जब जानकारी लगी, रशिया ने फौरन इसको ठोक दिया है, और ठोकने के बाद पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया, ऐसा क्लेम रशिया का है। बहरहाल इस पे अभी तक यूक्रेन का बयान निकल के सामने नहीं आया है। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात करें।